नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों, नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान और बांग्लादेश के माबैन बढ़ती कशीदगी से। नादरीन, आपको बता दें, बांग्लादेश में एक नौजवान का हुजूमी तशद्दुद में उसको मार दिया गया। एक गैर मुस्लिम शख्स था, हिंदुस्तानी शख्स था, उसको हुजूमी तशद्दुद में मार दिया गया। उसके बाद से मुसलसिल जो उस्मान शरीफ उस्मान हादी जो है, बांग्लादेश का एक नौजवान लीडर था, जिसकी अचानक से मौत के बाद जो है, नागहानी हालात में मौत के बाद जो है, बांग्लादेश में कशीदगी की सूरत हाल है। और कशीदगी की सूरत हाल इसलिए है कि वो नौजवान लीडर जो है, बांग्लादेश में जो सियासी इनकलाब बरपा हुआ था, जिसकी वजह से बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा था, उस नौजवान की अचानक मौत के बाद एक बड़े पैमाने पर हंगामा आराई हुई। और हंगामा आराई में बहुत सारी दुकानों को नजर आतिश किया गया, मीडिया हाउसेस को निशाना बनाया गया। और इसी कशीदगी के दौरान एक हिंदुस्तानी नौजवान को भी वहाँ पर मॉब लिंचिंग का निशाना बनाया गया था। उसके बाद जो है हालात कशीदा होते जा रहे हैं। सिक्योरिटी को लेकर जो है, आज बांग्लादेश सफारत खाने बांग्लादेश हुकूमत ने हिंदुस्तानी सफ़ीर को मदऊ किया है। देखिए नाजरीन, हम मुसलसिल ये कह रहे हैं कि खारिजी पॉलिसी अगर कमज़ोर हो जाती है तो फिर कमज़ोर ममालिक भी जो है ताकतवर ममालिक के मद्दे मुकाबिल खड़े हो जाते हैं। तो इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सजा साहब। जी देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि उस्मान हादी जो वहाँ का जो है, जो तहरीक चली थी वहाँ पे, एक इनकलाब की तहरीक चली थी वहाँ पे बांग्लादेश में, जिसके नतीजे में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हो गई थी और शेख हसीना वाजिद को जो है हिंदुस्तान फ़रार होने के लिए मजबूर होना पड़ा था और वो यहाँ पे जो है जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रही हैं उस वक्त से ही। देखिए, जब वहाँ पे एक नई हुकूमत कायम हुई थी मोहम्मद यूनुस की क़यादत में, देखिए सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इस तहरीक को जो है एक बहुत बड़े जो है इनकलाब में जो है तब्दील करने वाली जो है वहाँ की यूथ थी। और उस यूथ की लीडरशिप के बारे में कहा जाता है कि उसको जो क़यादत कर रहा था उस यूथ को, मतलब है कि उस वो जो इनकलाब पूरे को, हुजूम को जो पूरे बोलिए आप, वो हजूम को बोलिए, मुजाहिरीन को जो उनकी नौजवानों क़यादत, को, नौजवानों की जो उनकी क़यादत जो कर रहा था उसका नाम है उस्मान हादी। और जो है उस्मान हादी की मतलब है कि लीडरशिप में ये एक बड़ा इनकलाब आया। शेख हसीना की जो है तख्ता उलट दिया गया। वहाँ पे जो है करप्शन, देखिए बुनियादी दो वजूहात थे बुनियादी बांग्लादेश में जो तहरीक शुरू हुई थी। एक था करप्शन, दूसरा था बेरोज़गारी। जी नौजवानों का ये इल्ज़ाम था कि शेख हसीना के जो तकरीबन 10 साल से वहाँ पे बरसर इक़्तिदार थे, शेख हसीना के दौरे इक़्तिदार में नौजवानों को इग्नोर किया गया है, महंगाई अपने इंतहा को पहुँची है और करप्शन अपने उरूज पे है। जी ये 3 बातें उन्होंने कही। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो है 10 साल के बाद फिर इलेक्शन होता है, तो फिर शेख हसीना फिर से जो है जीत के आ जाती हैं। तो लोगों का कहना था कि पूरा मतलब है कि पूरा जो बंगाल है, मतलब बांग्लादेश है, वो शेख हसीना से नाराज़ था। जी पूरा बांग्लादेश की यूथ जो है शेख हसीना से नाराज़ थी, बेरोज़गारी से परेशान थी, महंगाई से परेशान थी और जो साहब इक़्तिदार लोगों की वजह से वहाँ पे करप्शन जो एक बहुत बड़ा जो है कैंसर है समाज का। करप्शन जिस तरीके से वहाँ पे जो है हर डिपार्टमेंट में करप्शन जो है फैल गया था या अपने उरूज पे था, या करप्शन का जो माहौल बन गया था, उस माहौल से भी नौजवान जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। उसके बावजूद शेख हसीना इक़्तिदार में आ जाती हैं जीत के। जी तो उस जीत को वहाँ के लोगों ने और ख़ास तौर पे नौजवानों ने कबूल नहीं किया था। और ये जो है उस जीत के बाद एक बेचैनी जो है लोगों में पाई जाती थी। वो बेचैनी धीरे धीरे गुस्से में बदली। फिर वो गुस्सा जब फूटा तो एक बहुत बड़ा इनकलाब बन गया था। आपने भी देखा, सभी ने देखा, दुनिया ने देखा कि इस इनकलाब के नतीजे में ढाका जलते जलते रह गया। जी
ढाका के में शेख हसीना के घर को लूट लिया गया, तमाम सदारती महल को वज़रा के साथ मारपीट का वाकया हुआ, बिल्कुल वज़रा को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, मारा गया, पार्लियामेंट और तोड़ कर दी गई, सदारती महल तबाह बानिया बांग्लादेश के मुजस्सिमों को तोड़ दिया गया। बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ा इनकलाब बांग्लादेश देखा, जिसके नतीजे में शेख हसीना को रातों रात वहाँ से फ़रार होने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर उसके बाद ये हुआ कि इस चौस को, इस कन्फ्यूजन को, नौजवानों के गुस्सों को ठंडा करने के लिए आर्मी बीच में आती है, नौजवानों से बातचीत होती है और फिर नौजवानों से कहा जाता है कि शेख हसीना फ़रार हो गई हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से, उनकी जो है असम्बली तहलील कर दी गई है और हुकूमत अब ख़त्म हो गई है, अब हम जो है एक नया हुक्मरान चुनेंगे, आप नाम दीजिए। उन नौजवानों से बोला जाता है। तो वो जिन नौजवानों से बात हुई थी, उस वफ़द की भी क़यादत मोहम्मद उस्मान कर रहे थे जी। उस्मान जो है हादी जिनका नाम था। फिर उन्होंने मोहम्मद यूनुस का नाम जो है तजवीज़ किया, जो नोबेल इनाम याफ्ता थे, और मोहम्मद यूनुस के बारे में कहा जाता है कि बैंकारी निज़ाम को एक नया जो है लिबास पहनाने में और बांग्लादेश की मईशत को, वहाँ के छोटे कारोबार, साउथ एशिया के बेहतरीन माहिर माशियात में उनका मोहम्मद यूनुस का शुमार है, उसी बुनियाद पर नोबेल इनाम से भी उन्हें नवाजा गया जी था। बिल्कुल। तो वो नोबेल इनाम याफ्ता थे। और देखिए, और एक अहम बात मोहम्मद यूनुस की ये थी कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ थे। जी। बांग्लादेश में उन्होंने हमेशा कहा था कि अगर बांग्लादेश से करप्शन ख़त्म हो जाता है तो फिर बांग्लादेश के लोगों को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ये जो है मोहम्मद यूनुस का कॉन्सेप्ट था, और उन्होंने बार बार बांग्लादेश में मुख्तलिफ़ सेमिनारों में, मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में ये बात कही थी, और उन्होंने भी बांग्लादेश में बढ़ती रिश्वत पे अपनी तशवीश का इजहार किया था। तो नतीजा ये हुआ कि एक इनकलाब आया और मोहम्मद यूनुस को वहाँ पे सरबराह बना दिया गया। फ़िलहाल वो एक अबूरी हुकूमत के सरबराह हैं। इलेक्शन की तैयारी हो रही थी बांग्लादेश में, और इलेक्शन से पहले जो है एक ट्विस्ट ये आता है कि वहाँ की अदालत शेख हसीना को कत्लेआम के एक मुकदमे में मुजरिम करार पाती है और सज़ाए मौत सुनाती है। तो जब इनको कसूरवार करार दिया गया और सज़ा सुनाई गई, तो उसके बाद जो है मोहम्मद यूनुस ने बाज़ाब्ता हुकूमत हिंदुस्तान से ये अपील की थी कि आप जो है शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले कर दें। इसके बाद यहाँ से कोई रद्द-ए-अमल भी नहीं हुआ और शेख हसीना को हवाले भी नहीं किया गया था। फिर उसके बाद अचानक जो है एक मतलब वहाँ पे एक फिर से ये खबरें आ रही थी कि वहाँ पे बांग्लादेश में फिर से नौजवान जो है सड़कों पे आ रहे हैं, मुश्तइल हो रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि फ़ौरी जो है एक हुकूमत बने, मुस्तहकम हुकूमत, और उनकी बेरोज़गारी दूर हो। तो इसी तहरीक के दौरान में अचानक दो नौजवान, नकाबपोश नौजवान आते हैं, मोहम्मद उस्मान हादी को जो है गोली मार के शहीद कर देते हैं। उसके बाद जो मामलात बिगड़े हैं वहाँ के, आपने भी देखा, हमने भी देखा कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान में जो खून रेज़ी वहाँ पे हुई है, जिस तरह के हालात वहाँ पे देखे गए हैं, जिस तरीके से जो है वहाँ पे सूरत हाल पे इंडिया में तशवीश ज़ाहिर की गई है, तो नतीजा देखिए वहाँ पे एक चीज़ जो वहाँ पे जो है एक चीज़ को इंडियन मीडिया ने जो उछाला है, वो था एक गैर मुस्लिम हिंदू नौजवान का मॉब लिंचिंग। यकीनन दीपू चंद्र दास नामी नौजवान जो था, वहाँ पर उसको मजहबी क्या तौहीन की बुनियाद पर जो है कत्ल करने का एक मामला जो है ज़राए अबलाग हिंदुस्तानी मीडिया, जिसको हम आम तौर पर आम इस्तिलाह में 2014 के बाद से गोदी मीडिया मुसलसिल कहते हैं, वो मीडिया पर एक स्टोरी चलाई गई थी दीपू चंद्र दास गुप्ता के मुतालिक। और हालांकि अब जो है उनके घर वालों की इस बात पर वजाहत हुई है कि काम के सिलसिले में जो है, जहाँ पर वो मुलाजमत कर रहे थे, दीपू चंद्र दास जो है जहाँ पर मुलाजमत कर रहे थे, वहाँ पे आपसी मुखासिमत के नतीजे में उनका कत्ल हुआ है। तो इसी कत्ल की जैसे खबर आई, मीडिया ने खबर चलाई, तो बहुत सारा हुजूम जो है बांग्लादेशी सिफारत खाना जो मुतय्यन दिल्ली में, उसके बाहर बहुत सारे लोग जमा हो गए, एहतजाज करने लगे और नारेबाजी भी वहाँ पर हुई।
तो अपने लोगों के, अपने सफ़ीरों के, जी। अपनी मंदुबीन की जान और माल की हिफाजत के हवाले से जो है बांग्लादेश ने, बांग्लादेश में मुतय्यन हिंदुस्तानी सफ़ीर को सफ़ीर को जो है तलब किया है। तलब देखिए किया। यहाँ पर सज्जाद साहब जी। एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, जी। यहाँ पर देखिए अगर आप नफ़रत फैलाएंगे, आप इंतशार फैलाएंगे और उसके जो नतायज आएंगे वो नतायज ठीक नहीं होंगे। देखिए, उससे नुकसान होगा, मुल्क की बिल्कुल, मईशत को नुकसान होगा, मुल्क बिल्कुल। के सिफारती ताल्लुकात को नुकसान होगा। जी। अगर किसी भी स्टोरी को आप तोड़ मरोड़ कर अगर आप पेश करते हैं, मैं एक जिम्मेदार सहाफ़ी की हैसियत से, एक सियासत टीवी के जिम्मेदार प्लेटफॉर्म से मैं ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ अगर कोई स्टोरी तोड़ मरोड़ कर अगर आप पेश करते हैं तो उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। उसका खामियाजा जो है इस मुल्क के जो अमन पसंद शहरी हैं उन्हें भुगतना पड़ेगा। आप देखिए कि कल एक बड़ा हुजूम जमा हो जाता है, फिर उसको मुंतशर करने के लिए ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ता है पुलिस को। तो ये नौबत आई क्यों, देखिए, इसकी और वजह क्या है? इसकी वजह एक और बात मैं आपको रवि साहब, जब संडे के दिन वज़ीर आज़म जो है आसाम गए थे, वहाँ पे कुछ तरक्याती कामों की इफ्तिताह, जैसे वही इलेक्शन हस्बे रिवायत जी, इंतखाबात से जैसे कबल जो तो इलेक्शन जी जैसे इलेक्शन का माहौल गर्म हो जाता है, जी वज़ीर आज़म को तरक्याती काम याद आते हैं और वो वहाँ जाके रिबन काटते हैं। इससे पहले भी यूपी में जो है एक नहर का जो है इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने किया था और वज़ीर आज़म के जाने के बाद वो नहर सूख गई थी, ख़त्म हो गई थी। बाद में मालूम हुआ था कि वो नहर पूरी की पूरी नहीं बनाई गई थी, सिर्फ 1 किलोमीटर का उतना हिस्सा जो है वज़ीर आज़म इनाग्रेशन को की वजह से, इनाग्रेशन के लिए दिखा दिया गया था। तो बहरहाल देखिए, वज़ीर आज़म आसाम जाते हैं, वहाँ तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह के सिलसिले में, और फिर वो एक जलसे आम से खिताब करते हैं और उस जलसे आम में वो धमकी देते हैं। देखिए, मुल्क का वज़ीर आज़म है, गैर ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म को दोहे नहीं निभानी चाहिए। आसाम में आप खड़े होकर बांग्लादेशियों को इंतवा दे रहे हैं और वज़ीर आज़म वार्निंग दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आसाम में जो भी बांग्लादेशी हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ख़बरदार कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म अगर अपनी ज़ुबान से, अपने मुंह से, जबकि पूरे दुनिया को मालूम है, पूरे इंडिया को मालूम है, पूरे मगरबी बंगाल को मालूम है, पूरे आसाम को मालूम है, पूरे बिहार को मालूम है कि जो जो सरहदें बंगाल से लगती हैं, मगरबी बंगाल से, उन सरहदी इलाक़ों में बंगाली बोलने वाले लोग आबाद हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, सभी हैं। तो बहरहाल वहाँ ख़ुसूसी तौर पे जो है वज़ीर आज़म का तकरीर के दौरान बांग्लादेशियों को वार्निंग देना, यकीनन देखिए इस तरह की वार्निंग देके उन्होंने उन लोगों को जो बीजेपी से वाबस्ता हैं या फिर उन लोगों को जो मोदी से मुतासिर हैं या फिर हम कह सकते हैं कि मोदी भक्त हैं, उन लोगों को आपने एक पैगाम दिया, मुश्तइल किया, जिसके रिज़ल्ट में पीर के दिन संडे को वज़ीर आज़म की तकरीर होती है, पीर को बांग्लादेशी सिफारत खाने के पास जो है नौजवान जमा हो जाते हैं। देखिए सज्जाद साहब, माफ़ करना मैं आपको रोक रहा, आपने वज़ीर आज़म का आसाम की तकरीर का हवाला दिया। जी बिल्कुल। अब आप देखिए, आप वज़ीर आज़म ने खुद जो है अपनी जिम्मेदारी के साथ, हुकूमत की जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि सज़ा हो गई है बांग्लादेश की, सुप्रीम कोर्ट ने जो है शेख हसीना को सज़ा सुनाई है, तो हम इसको बबांग दहल हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश की मुजरिम, मुलजिम नहीं, क्योंकि सजा सुनाई दी गई। बांग्लादेश की मुजरिम को आप पनाह दिए हुए, एक गैर मुल्क की मुजरिम को आप पनाह दिए हुए, सियासी पनाह दिए हुए हैं आप, और दूसरी तरफ आप आम जो शहरी है बांग्लादेश के या फिर आसाम में बंगाल बोलने वाले, बांग्लादेश वेस्ट मगरबी बंगाल में बंगाली बोलने वाले, आप उन्हें धमकी दे रहे हैं। यार देखिए आप किस किस्म की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं। बहैसियत वज़ीर आज़म आप एक तरफ तो आप एक बैरूनी मुल्क के एक मुजरिम को आप सियासी पनाह देते हैं, दूसरी तरफ जो काम कारोबार की नीयत से जो है, क्योंकि सरहदों से जुड़े हुए काम कारोबार तो होता है, यहाँ से वहाँ कुछ लोग जाते हैं, वहाँ से कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, ये सिलसिला तो जारी रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम घुसपैठ की मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं, तायद कर रहे हैं। अगर कोई आ रहा है गैर कानूनी तरीके से इस मुल्क में दाखिल हो रहा है, इस मुल्क की कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन रहा है, तो उसको रोकना, वो तमाम चीज़ों पर कंट्रोल करना, वो तमाम को खदेड़ कर बाहर निकाल कर फेंकना अमित शाह की जिम्मेदारी है। और अमित शाह 2014 से लेकर 2025 तक अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम हो गए हैं, और यही वजह है, अमित शाह की नाकामी की ही वजह है कि बांग्लादेश में जहां जहां पर भी इंतखाबात होते हैं वहां पर घुसपैठिया जो है वो आ जाते हैं।
क्योंकि आपकी सरहदें महफूज नहीं है, क्योंकि आप ये सरहदों पर अमित शाह की जिम्मेदारी है, कंट्रोल अमित शाह का है। या तो अमित शाह खुद जानबूझकर उन्हें अंदर छोड़ रहे हैं इंतखाबी जुमला बनाने के लिए, या फिर अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, वजीर आजम झूठ बोल रहे हैं, या फिर अमित शाह इस बात को तस्लीम कर ले कि भाई वो उनकी जो क़यादत है वो क़यादत नाकाम हो गई है। बिल्कुल, यकीनन यकीनन। देखिए, यही सवाल जब अमित शाह ने जो है उत्तराखंड में माफ़ कीजिएगा, ये बिहार से लगी रियासत जो है झारखंड में, उन्होंने जो है एक तकरीर के दौरान में, जब इलेक्शन हो रहा था, झारखंड में इलेक्शन था, तो इलेक्शन के दौरान में उन्होंने कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में आ गए हैं और यहाँ रह रहे हैं जी। तो यही सवाल किया था झारखंड के जो मौजूदा वज़ीर आला हैं, उन्होंने ये सवाल किया था होम मिनिस्टर से। तो आप होम मिनिस्टर हैं, सरहदों की निगरानी आपके ज़िम्मे है, सिक्योरिटी आपके ज़िम्मे है, फोर्सेस आपके ज़िम्मे हैं, उसके बावजूद आप यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि बांग्लादेशी यहाँ पे घुसपैठिए यहाँ पे मौजूद है, झारखंड में आ गए हैं और झारखंड में से हमें उन्होंने निकाल फेंकना है। तो उन्होंने कहा था कि ये क्या मजाक है, आप ज़िम्मेदार हैं, आप जो है वज़ीर दाखिला हैं, आप सारा कंट्रोल 10 साल से अपने हाथ में रखे हुए हैं, उसके बावजूद आप कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पे आ गए हैं। तो ये क्या मतलब, किस नौइयत की सियासत ये की जा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किस नौइयत की सियासत की गई है। ये बीजेपी की जानिब से डंके की चोट पे झूठ बोला जाता है, डंके की चोट पे इश्तियाल अंगेज़ी की जाती है, डंके की चोट पे जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का माहौल बनाया जाता है, डंके की चोट पे लोगों के घर गिराए जाते हैं, गरीब लोगों के घर गिराए जाते हैं, डंके की चोट पे आप जो है गैर कानूनी काम करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो है नाजायज़ तामीरात थी, नाजायज़ बिल्डिंग थी, नाजायज़ घर था। इस तरह की बातें करके आप जो है सदा देने का आम लोगों को, गरीब लोगों को काम करते हैं और फिर उसके बाद आप ये चाहते हैं कि आप इक़्तिदार में बने रहें, फिर उसके बाद आप ये चाहते हैं। ये तो सबसे बड़ा अलमिया है। तो यही देखिए यहाँ पे सिचुएशन है। बांग्लादेश में यकीनन एक हिंदू की मौत हुई जिसकी हम मजम्मत करते हैं। अब वो वहाँ का दाखिली मामला था। अब इस मामले पे यहाँ इतनी सियासत की गई इंडिया में, इतनी देखिए इंडिया में जो सियासत की जा रही है उस सियासत का बांग्लादेश से कोई ताल्लुक नहीं है। यकीनन कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ पर सिर्फ नफरत को भड़काने के लिए, बिल्कुल तकसीम के लिए, हिंदू मुसलमानों के दरमियान में जो है नफरत की दीवारों को बुलंद करने के लिए जो उठाई गई दीवारें हैं पिछले 10 सालों में, जिसकी अस्तरकारी बड़ी मजबूती के साथ करने की कोशिश की गई है, उन दीवारों को और मजबूत बनाने के लिए, उन दीवारों को और ऊंचा करने के लिए ये काम किया जा रहा है। देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूँ, आप अगर कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जुल्म ज्यादती हो रही है, तो यकीनन अगर कहीं पर किसी भी मजलूम का खून अगर बहता है तो वो जुल्म ज्यादती है। ये जुल्म ज्यादती का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। जुल्म ज्यादती, आपसी जो नफ़रत है वो नफ़रत ख़त्म होना चाहिए। भाईचारा, हम बारहा कह रहे हैं कि आपने देखा बांग्लादेश को, आपने देखा पाकिस्तान को, आपने देखा अफगानिस्तान को, आपने देखा नफ़रत की बुनियाद पर अगर कोई मुल्क परवान चढ़ता है, नफ़रत की बुनियाद पर अगर कोई मुल्क आगे बढ़ता है तो उसका अंजाम जो है इसी तरीके का होने वाला है। नफ़रत नहीं, मोहब्बत की ज़रूरत है। सारी दुनिया को फ़िलहाल जो है वो मोहब्बत की ज़रूरत है और वो मोहब्बत का काम जो है मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो नज़रिया, जिन नज़रियात के साथ मौजूदा हुक्मरान कुर्सी सदारत पर फायज़ हैं, जिन नज़रियात और जो एजेंडा लेकर वो बैठे हुए हैं, वो एजेंडे में मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है कहीं पर भी। सज्जाद साहब ये मोहब्बत की बात करेंगे। आप देखिए, आप एक वाक़या पेश आया है गुरुग्राम में, नफरत की इंतहा इस कदर बढ़ गई है कि गुरुग्राम में एक वाकया पेश आया है। एक बीजेपी यूथ लीडर को, युवा मोर्चा के नौजवान को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया है कि उसने एक फर्जी खबर चलाई थी। निकिता अग्रवाल नामी एक लड़की का हवाला उसने देते हुए ये कहा था कि उसको आरिफ खान के मोहब्बत में वो जकड़ी हुई थी और उसको आरिफ खान ने ले जाकर मार डाला। हालांकि ये खबर झूठी थी, ये खबर फर्जी थी, ये
तमाम जो है नाम जो है ये फर्जी थे, मगर ये खबर सोशल मीडिया पर चलाई गई और सोशल मीडिया पर इस तरीके की खबरें चलाते हुए जो है नफरत को जो हवा देने का मुसलसिल काम किया जा रहा है। ये किसी और ने नहीं किया है, बीजेपी युवा मोर्चा का एक लीडर है, उसने ये काम किया है। शौर्या मिश्रा, उसका नाम, युवा मोर्चा का जो नौजवान है उसका नाम शौर्या मिश्रा है। शौर्या मिश्रा ने ये काम किया है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी सज्जद ये साहब। देखिए, इससे पहले देखिए अफसोस का मकाम ये है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, ये एक झूठा दावा किया जाता है कि आरिफ खान ने जो है पहले तो जो है एक लड़की को जो गैर मुस्लिम लड़की है निकिता अग्रवाल, उसके साथ आशिकी की, फिर उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। तो ये खबर चलाई जाती है और फिर इस खबर को देखिए अखबारों का भी जो है, वहाँ के हिंदी अखबारात की भी ज़ीनत बनाया जाता है और फिर मीडिया में भी ये खबर उछाली जाती है, जिसके बाद हालात संगीन हो जाते हैं। यकीनन देखिए यहाँ पे पुलिस ने एक तो ईमानदारी का काम किया कि उसने ये कहा कि ये खबर गलत थी, इसने ये खबर गलत चलाई थी, जिसकी वजह से वहाँ का पूरा माहौल बरगंदा हो गया था गुरुग्राम में। वैसे गुरुग्राम की हम बात करें तो अब से नहीं, जब से बीजेपी इक़्तिदार में आई है वहाँ पे नफ़रत फैलाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया गया है। नफरत फैलाने की जी फैक्ट्री बिल्कुल, भी कही जाती है जी उसको, बिल्कुल गुरुग्राम को। बिल्कुल। देखिए आपको याद होगा कि गुरुग्राम में बीजेपी के आने से कबल कहा जाता है कि वहाँ पे तकरीबन 100 ऐसे मकामात थे जहाँ पे जुमा की नमाज़ होती जी। थी, खुले मकामात जहाँ पे जुमा की नमाज़, क्योंकि वो एक जो है एक सनती इलाका है, वहाँ पे बहुत सारे जो है दफातर वाक़ हैं, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे जॉब करने के लिए आते हैं मुख्तलिफ़ शहरों से, पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली के, यूपी के, इन तमाम इलाकों से लोग वहाँ पे आके जॉब करते हैं। तो उनके लिए चूँकि वहाँ मस्जिद जो है मतलब एक नाकाफ़ी होती थी, इसलिए जुमा के मौके पे बहुत सारी खुली जगहों पे ये लोग जो है जुमा का अहतमाम करते थे। तो फिर उसी गुरुग्राम में एक माहौल बनता है, एक जो है तंजीमें बनाई जाती हैं बजरंग दल के नाम पे, और जो है पता नहीं क्या क्या नामों से जो है तंजीमें बनाई गई, और फिर कुछ गुंडा अनासिर जब जहाँ जहाँ नमाज होती थी वहाँ वहाँ पहुँच जाते थे। और फिर देखिए वहाँ भी यही दावा किया जाता था कि ये लोग यहाँ जमा हुए हैं लव जिहाद के लिए। आप देखिए रबी साहब, लोग आए हैं वहाँ नौकरी करने के लिए और जुमा के टाइम पे जुमा पढ़ने के लिए लोग आते हैं वहाँ पे। जुमा की नमाज़ पढ़ के लोग कहते थे कि सिर्फ 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा, आधे घंटे में नमाज भी हो जाती थी और लोग अपने अपने जो है दफातर को चले भी जाते थे। लेकिन महज एक लव जिहाद का बहाना बना के वहाँ एक एक करके जो है मुख्तलिफ़ जगहों से जो है नमाज की वहाँ पे नमाज़ पढ़ने को रोका गया। पुलिस की मदद ली गई, इंतज़ामिया की मदद ली गई, पुलिस को जो है वहाँ पे लोगों को नमाज से मना करने के लिए मजबूर किया गया। नतीजा ये हुआ कि 100 में से अब सिर्फ 12 या 14 जो है ऐसी जगह हैं जहाँ पे नमाज होती है खुले में, मैदान में। उन मैदानों के हवाले से भी कहा जाता है कि उसके लिए पुलिस से इजाज़त दी गई है और ये किसी मुसलमान की मिल्कियत है। मुसलमानों के मिल्कियत जगहों पे नमाज़ पढ़ने की लोगों ने इजाज़त ली हुई है, वो भी पुलिस से। तो ये सब ज़िक्र करने का मकसद ये है कि वहाँ पे नफ़रत पैदा करने के लिए ख़ास तौर पे मुसलमानों के हवाले से और लव जिहाद के नाम पे हिंदुओं में एक जो है शौक़ व शुबहात, एक गुस्सा, उनमें एक नफ़रत पैदा करने की कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया गया है। ये काम मुसलसिल 2014 के जी बाद से बीजेपी का आईटी सेल करता आ रहा है। जी बिल्कुल। और उसको ध्रुव राठी जैसे जी यूट्यूबर्स है और आल्ट न्यूज़ वाले जो है, जी इन लोगों ने बहुत ही अच्छे पैमाने पर जो है उसको, उनके फर्जी खबरों की जो है वो तरदीद इन्होंने, इन लोगों ने की है। मगर यहाँ पर एक अहम बात यही है नादरीन, ये बात जब तक तरदीद होती है फर्जी खबरों की, जितने लोगों तक ये खबर पहुंचती है
उनके दिलों में मखसूस फ़िरक़े ख़ास तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है नफ़रत जो है वो नफ़रत में इजाफ़ा होता है। क्योंकि हम मुसलसिल देख रहे हैं 2014 के बाद से वो जहन जो कभी सेक्युलर थे, गैर मुस्लिम, मैं बरादरान वतन की बात कर रहा हूँ, जब जो जिसके कभी जहन सेक्युलर हुआ करते थे, इस तरीक़े के वाक़यात और इस तरीक़े के ख़बरों को लेकर, फ़र्ज़ी ख़बरों को लेकर, फ़र्ज़ी वाक़यात को लेकर उनके जहन भी परागंदा हो गए हैं और उनके जहनों में भी कहीं ना कहीं वो जो एक कट्टरवादी सोच है, वो कट्टरवादी सोच सरयत कर चुकी है। तो हम यही कह रहे हैं कि आपकी कार्रवाइयाँ जो है या फिर इस किस्म की ख़बरों को निकाल कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निकाल फेंकना या फिर इस तरीके की ख़बरें फैलाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके उन्हें जेल पहुंचाना या गिरफ्तार करना, उसमें देर हो रही है। मगर अगर कहीं पर भी फ़र्ज़ी ख़बर को बर वक्त अगर आप रोक लेते हैं तो यकीनन इसमें कामयाबी मिल सकती है। अब आप देखें, एक वाक़या है, दिल्ली का ही एक वाक़या है, एमसीडी के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के पार्क में जो जिस सैर व तफरीह और सुबह के औकात में कुछ लोग वर्जिश वगैरह करते हैं, कुछ खेल कूद के भी मतलब वो वहाँ पे मौक़े होते हैं, तो वहाँ पर पहुँचती हैं रेणु चौधरी जो काउंसलर हैं बीजेपी की, वो पहुँचती हैं और पहुँचकर वो इंतबा देती है एक अफ्रीकन खिलाड़ी को, अगर तुम हिंदी नहीं सीखते हैं तो फिर तुम्हें बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तुम्हारा वीज़ा मनसूख कर दिया जाएगा। वार्निंग देते हुए वायरल वीडियो रेणु चौधरी का, बीजेपी काउंसलर का, हिंदी के हवाले से, हिंदी सीखने के हवाले से एक फॉरेनर को, एक गैर मुल्की शख्स को, एक गैर मुल्क की टीम को वो फोर्स कर रही हैं कि 1 माह के अंदर हिंदी सीख लो। और वो कह रही हैं कि तुम हिंदुस्तान की रोटी खा रहे हो और हिंदुस्तान की ज़बान तुम्हें बोलने से गुरेज है, हिंदुस्तान की ज़बान सीखने से तुम्हें गुरेज है, इस तरीके की बात वो कर रही है। देखिए, निचली सतह की सियासत पर ये लोग गिर चुके हैं। बिल्कुल, यकीनन आपको याद होगा, देखिए इस सियासत की शुरुआत तो उसने की थी जिसको लोग जो है अब एक वज़ीर के तौर पे मानते हैं, बिहार का सीनियर लीडर बीजेपी का गिरिराज सिंह। वो उन्होंने किस तरीके की ज़ुबान इस्तेमाल की थी आपको याद होगा। उन्होंने धमकी दी थी कि जो मोदी को वोट नहीं देगा वो जो है पाकिस्तान चला जाए। ये जो है उन्होंने धमकी दी थी, तो मतलब ये कि साफ तौर पे उसी वक्त से ही इन्होंने निचली सियासत शुरू कर दी है और उसी वक्त से ये धमकियां देने लगे हैं लोगों को कि आपको बीजेपी को वोट देना पड़ेगा, मोदी को वोट देना पड़ेगा। तो बहरहाल जो है ये सिचुएशन धीरे धीरे किस तरीके से इस मुल्क को खोखला कर रही है कोई नहीं जानता। जहाँ जहाँ बीजेपी की रियासत, बीजेपी की हुकूमतें हैं, वहाँ वहाँ जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, ख़ास तौर पे पछड़े ज़ातों को लेकर और जो है अक़लियतों को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया गया है, उस माहौल के नतीजे में इस मुल्क की माइशत पूरी तरीके से जो है तबाही के दहाने पे पहुंच गई है। आज हालात कितने ख़राब हो गए हैं, महंगाई अपनी इंतहा पे है, सोने की कीमत आसमान छू रही है, डॉलर जो है इतनी तेज़ी से मतलब एक डॉलर की वैल्यू इतनी बढ़ गई है और रुपए की वैल्यू इतनी तेज़ी से गिर रही है कि आज 1 रुपया जो है $91 का हो गया है। इस तरह की सिचुएशन आज जो है लोगों को फेस करना पड़ रहा है। महंगाई हर दूसरे दिन एक नई शक्ल में सामने आती है। अलमिया ये है कि बाज़ार महंगे हो गए हैं, तो अब हुकूमत भी जो है साफ़ तौर पे डंकी की चोट पे जो है महंगाई को प्रमोट करने का काम कर रही है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, रबी साहब के जो है रेल के किरायों में 26 अगस्त से, माफ़ कीजिएगा 26 दिसंबर से इजाफ़ा हो जाएगा। बेतहाशा इजाफे की बात हो रही है। बिल्कुल इजाफ़ा हो जाएगा और आम आदमी की कमर दोहरी कर दी जाएगी। ये जो है बीजेपी का जो है फैसले हैं बीजेपी के। तो आप बताइए, आप बिहार जीत रहे हैं, एक नया काम कर रहे हैं, आप जो रियासत में आपको लोगों ने जीत दिलाई, आपने उसके जवाब में लोगों को एक नए बोझ तरह जो है दबा के छोड़ दिया है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। अब तो ऐसा मालूम होता है कि बीजेपी को आवाम का खौफ है ना जमहूरियत का खौफ है। बीजेपी को ऐसा मालूम होता है कि उसने इलेक्शन कमीशन को अपने कंट्रोल में लेके अब उसने जो है लोगों से डरना छोड़ दिया है। देखिए, जमहूरियत क्या होती है? आवाम की हुकूमत। आवाम की हुकूमत जो आवाम बनाते हैं और जो है आवाम इसको चलाते हैं।
अब आवाम ही का डर नहीं होगा तो फिर आप जो है बादशाह बन जाते हैं, तानाशाह बन जाते हैं, मुतकुल अनान लीडर बन जाते हैं, डिक्टेटर बन जाते हैं, आप हिटलर बन जाते हैं, आप चंगेज़ खां बन जाते हैं। तो यही यहाँ पे हो रहा है। अब बीजेपी में वोट का खौफ नहीं रहा है उन्हें। ये अब देखिए, राहुल गांधी ने और दीगर लीडरों ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से एसआईआर हो रहा है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन बीजेपी की ज़बान बोल रहा है, जिस तरीके का माहौल यहाँ पे पैदा किया जा रहा है, उससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि जमहूरियत को यरगमाल बनाने का काम किया जा रहा है। अगर जमहूरियत यरगमाल बन गई तो फिर ये हुक्मरान जो है जबर का जो है, जबर का एक जाबिर और एक जालिम हुक्मरान बन के जो है लोगों के सामने आएंगे। और आज लोग यही देख रहे हैं कि देखिए, महंगाई का आप पे बोझ डाला जा रहा है और आप दुहाई देने के भी जो है काबिल नहीं है। एक ज़माना था कि हुकूमतें डरती थी आवाम से कि अगर हम इनका बेहतरी का काम नहीं करेंगे, इनकी फलाह का काम नहीं करेंगे तो ये हमें निकाल फेंकेंगे, इनके वोट से हम हार जाएंगे, हम जो है इक़्तिदार में है तो इनके वोट से हैं। तो आज वोट की अहमियत क्या ख़त्म कर दी गई है? ये सबसे बड़ा सवाल है। यकीनन वोट की अहमियत ख़त्म कर दी गई, इसीलिए अवामी मसाइल जो है, अवामी मसाइल पर बात कभी नहीं होती। बात होती अगर है तो फिर या तो फिर हिंदी सीखने पर बात होती है, या फिर प्रोपोगंडे पे बात होती है, किसी मुसलमान नौजवान के साथ किसी हिंदू लड़की के भाग जाने की, शादी कर लेने की, लव जिहाद की बात होती है, या फिर अगर बात होती है तो फिर बीफ कैरी करने की बात होती है, बीफ ट्रांसपोर्ट करने की बात होती है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक वाक़या पेश आया है। एक मुस्लिम शख्स को निशाना बनाया गया है, हुजूमी तशद्दुद उस पर किया गया है। शरीफ कुरैशी नाम का शख्स था। हनुमान गढ़ी रोड पर उसे बीफ ले जाने के इल्ज़ाम में रोका गया और उसके साथ मारपीट की गई। उसको बेल्ट से, लाठियों से उसको पीटा गया। हालांकि वो जो पूरे क़वायद जो होते हैं, वो क़वायद के मुताबिक ही वो वहाँ पे बीफ, वो जो भैंस का गोश्त जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, मगर गाय का गोश्त ले जाने के इल्ज़ाम में उसे रोका गया, उसके साथ मारपीट की गई। हालांकि उसने दस्तावेज़ात भी बताए। ख़बर ये है कि वो दस्तावेज़ात, ये गौरक्षक जो खुद साख्ता गौरक्षक सरपसंद अनासिर है, गुंडा अनासिर है, गौ रक्षा के नाम पर जो गुंडगी मतलब गुंडागिरी कर रहे हैं, गंद फैलाने का काम गौ रक्षा के नाम पे जो लोग कर रहे हैं, उन्होंने वो दस्तावेज़ात जो मुस्तनद दस्तावेज़ात थे, और जो जिस मार्केट से उसने गोश्त ख़रीदा था, बीफ भैंस का गोश्त ख़रीदा था, वो मार्केट के दस्तावेज़ात को फाड़ कर फेंक दिया उसके मुंह पर, शरीफ कुरैशी के मुंह पर। और फिर जो है जब वो बीच में बोली, पुलिस आई, मदाखलत की, जब पता चला कि वो भैंस का गोश्त है, गाय का गोश्त नहीं है, तो फिर कुछ लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया गया। तो इस तरीके से जो है नफरत फैलाई जा रही है। जी सर, बिल्कुल। देखिए, हम यही बात कर रहे थे, इससे पहले हमने बांग्लादेश की बात की। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता रोज़ भी हमने जो है एक लिंचिंग के वाक़े पे, नावड़ा बिहार का जो वाक़या पेश आया था, नवाड़ा अत्तर के हुसैन का। एक अत्तर हुसैन की बात हालांकि की। देखिए उस वहां पर भी पिछले एक साल में 3 मॉब लिंचिंग के वाक़यात बिहार में हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कल ही हमने जो है नवाड़ा में एक मुस्लिम के साथ जिस तरह की मॉब लिंचिंग हुई थी और जिस तरह से केस को जो है पुलिस ने टर्न करने की कोशिश की थी, वही सूरत हाल यहाँ पे देखी जा रही है। देखिए, ये जो अलीगढ़ का वाक़या है, इस शख्स का जो, इसका नाम जो है शरीफ कुरैशी है, उसका कहना है कि मैं 20 साल से बीफ बेचता हूँ, वो भी बफलो भैंस का गोश्त मैं 20 साल से बेचता हूँ और मैं इसी रास्ते से हर रोज़ सुबह जो है गोश्त लेके गुज़रता हूँ। उसका कहना है कि हम जो है मतबक खाने थे, जो वहाँ पे मसला खाने जो गवर्नमेंट ने जो बना रखे हैं, जिसको बूचड़ खाना भी कहा जाता है आम वहाँ की लोकल ज़ुबान में, बूचड़ खाने से रोज़ाना जब भैंस काटने के बाद गोश्त तैयार होता है तो वो लेके वो अपनी दुकान के लिए निकलते हैं। तो उन्होंने कहा कि 20 साल से मेरा ये रूटीन है, लेकिन आज अचानक हनुमानगढ़ी के इलाके में, हनुमानगढ़ी रोड पे अलीगढ़ में उनको रोका गया, उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनको मारा पीटा गया, जबकि उन्होंने मॉब को, जिसने उनको रोका था, उनको उन्होंने पेपर दिखाए कि देखो ये जो है भैंस का गोश्त है, गाय या बैल का इस गोश्त से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये पेपर हैं। तो उन्होंने वो पेपर छीन के फाड़ दिए और इसके साथ मारपीट की गई। आप जो है यकीनन देखिए, हद से ज़्यादा
अगर उसके साथ मारपीट की जाती तो फिर एक और जो है और एक हुजूम हजूम तशद्दुद की जद तशद्दुद में आ की जाता और जद में आ शहीद हो जाता, जाता। बिल्कुल शहीद हो जाता। तो ये क्या गया, देखिए अलीगढ़ में भी लोगों का कहना है कि बहुत सारे वहाँ पे मसलक खाने हैं जिससे बीफ एक्सपोर्ट होता है बाहर, जी और इन मसलक खानों को चलाने वालों की एक बड़ी तादाद गैर मुस्लिमों की है, जी और बाज़ाब्ता लाइसेंस याफ्ता मसलक खाने हैं जी वहाँ पे अलीगढ़ में। अब उनकी मजबूरी ये है हुकूमत की कि उनको बहुत ज़्यादा जो है इस बीफ के एक्सपोर्ट से ज़र मुबादला मिलता है, जी इसीलिए वो चलाए जा रहे हैं। लेकिन मुफ्ताद जो पड़ती है गरीब आदमी को जो है टारगेट किया जाता है। ये जो है बीजेपी की जानिब से जो मुकर्रर किए गए हैं गौरक्षा के नाम पे, युवा मोर्चा के नाम पे, न जाने कितने, हर इलाके में एक नए नाम से उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है गुंडों का जो ये काम अंजाम देता है। तो फिर यही हुआ कि वहाँ भी यही हुआ कि इसको रोका गया, इसको मारा पीटा गया, इसके जो है पेपर फाड़ दिए गए। अब देखिए वहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि अगर हम इस मसले को पुलिस के पास ले जाएंगे तो पुलिस उल्टा हम पे केस दर्ज कर देती है। यकीनन। मतलब जालिमों को जो है खिलाफ केस करने के बजाय, जालिमों को जो है मारने के बजाय, जालिमों को गिरफ़्तार करने के बजाय, जालिमों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के बजाय पुलिस मज़लूम पे ही केस बना देती है, झूठा केस बना देती है। और पुलिस ये अपने केस में ये कहती है कि इसने गाय का गोश्त था इसके पास, इसलिए इसे मारा गया। तो ये जो है सबसे बड़ा मसला यूपी का बन गया है अब। और इसीलिए कहा जाता है कि देखिए एकाध मामला जो है निकल के आता है मीडिया में और ये खबर बनता है, लेकिन रबी साहब वहाँ के लोगों का कहना है कि आए दिन इस तरह के वाक़यात होते हैं और लोग जो है खामोशी से मार खा के जो अपनी जब मतलब जेब में जितने पैसे हैं वो पैसे उनके लूट लिए जाते हैं। तो पैसे लुटा के वो खामोशी से चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो इस केस को पुलिस के पास लेके जाएंगे शिकायत तो उल्टे उनके गले में जो है यकीनन देखिए अब केस आने पड़ेगा। वाले दिनों में जी ये बात निकल कर सामने जी जरूर आएगी। यकीन है हमें इस बात का कि कुरैशी का जो गोश्त है वो जो जी अब तक जो डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक वो जी भैंस का गोश्त था, वो कब गाय का गोश्त बन जाएगा कोई उसकी वो कोई नहीं जिम्मेदारी जानता। नहीं, और यकीनन बनेगा। और फिर जो है कुरैशी पर मुकदमात दर्ज होंगे, कुरैशी पर कानून की खिलाफ वर्जी के मुकदमात दर्ज होंगे। माजी में हमने देखा है अगर कोई बच जाता है तो उस पर मुकदमात दर्ज होते हैं, या फिर वो हुजूमी तशद्दुद अगर मज़ाहमत करता है, ये गुंडा अनासिर जो शरपसंद अनासिर है गौरक्षा के नाम पर जो शरपसंदी और गुंडागिरी गंद फैला रहे हैं, तो उनसे अगर मुकाबला करता है, मज़ाहमत करता है, तो फिर वो मतलब शहीद हो जाता है, उसको निशाना बना दिया जाए, मार दिया जाता है। इस बेरहमी के साथ मारा पीटा जाता है कि उसकी जान चली जाती है। तो ये देखा हुआ है, जान चले जाने के बाद भी मरने वालों पर भी हमने मुकदमात दर्ज होते हुए 2014 के हिंदुस्तान में हमने देखे हैं। हमारी ये हम इस बात की गवाही दे सकते हैं। अगर मौर्रिख अगर लिखता है 2014 के बाद, अगर दास्तान लिखता है हिंदुस्तान की, जब हमसे पूछेगा तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि मरने के बाद भी कई लोगों पर जो है वो खिलाफ वर्जी के, बीफ कैरी करने के, गाय का गोश्त साथ में रखने के, इस तरीके के इल्ज़ामात उन पर लगे हैं, मरने के बाद भी लगे हैं, और मरने के बाद उनको मुजरिम भी ठहराया गया है। तो नाज़रीन हम यही कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में इस तरीके के वाक़यात मामूल बन गए हैं, और जो है शरीफ को फिर दोबारा जो है निशाना बनाया गया। हालांकि अब कुछ लोगों को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है, मगर जैसा कि मैंने अभी कहा है कि आने वाले दिनों में ये मामला क्या करवट करता है वो भी हम अपने नाज़रीन को बताएंगे। नाज़रीन आप कब चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, मध्य प्रदेश का रुख करते हैं जहाँ पर SIR जो 9 रियासतें में SIR हो रहा था, जी उसमें एक रियासत उत्तर प्रदेश भी थी, और जो है वहाँ पर जो है मुसव्वदा जो SIR का जो SIR रोल का जो मुसव्वदा है पीर के दिन जारी किया गया है। बताया ये जा रहा है कि 41.8 लाख वोटर्स के नामों को करीब 41 लाख 80 हज़ार हम ये कह सकते हैं, 41 लाख 80 हज़ार वोटर्स के नाम निकाले गए हैं उसमें से। और बताया ये भी जा रहा है कि
8,40,000 वोटर्स जो है इसमें मुर्दा पाए गए हैं। वो जब SIR हुआ फेरिस्ट हुई और फिर 8,4 लाख 8,40,000 जो है उन्हें गैर हाजिर बताया गया है, जबकि 22,50,000 राय दहिंदों को किसी दूसरे मुकाम पर मुंतकल होने की बात की जा रही है। तो जुमला 41,80,000 वोटर्स के नामों को मध्य प्रदेश SIR में हज़फ किया गया है। ये एक बहुत बड़ी क्या बोलना चाहिए तादाद है। ये हम जी मुसलसिल देख रहे हैं। बंगाल में जो है 80 लाख के करीब 80 लाख से ज़ायद राय दहिंदों के नामों को निकाला गया है। तमिलनाडु में 1 करोड़ से ज़ायद जो है वो नामों को हज़फ किया गया। बिहार में 70 लाख से ज़्यादा राय दहिंदों के नामों को हज़फ किया गया है। जी सज्जाद साहब। ये देखिए, अब देखिए लिस्ट में कहा ये जा रहा है कि 8.5 लाख लोग मर चुके हैं। जी फिर ये कहा गया कि 8.5 लाख लोग जो है कहीं और एब्सेंट है, लगभग एब्सेंट है। बिल्कुल 8,40,000। जी बिल्कुल 8.5 का जो है लैक्स की बात की जा रही है, 8.4 की बात की जा रही है। तो ये इनके बारे में कहा गया है कि ये एब्सेंट हैं। और फिर 22 लाख वोटर्स के बारे में कहा गया है कि वो कोई और जगह शिफ्ट हो गए हैं। तो इस तरह का जो है सर्वे 1 महीना 15 दिन के कमाल ये कि 2.5 लाख सर्वे वोटर्स में। के मल्टीपल एंट्रीज जी भी हैं। जी और फिर इसी वोटर लिस्ट की बुनियाद पर जो है मुसलसिल पिछले 3 साल से बीजेपी मध्य प्रदेश में जीतते आ रही है। जीतते आ रही है। दिलचस्प बात है ये। हकीकत में आप देखिए हमारे सज्जाद साहब, क्या ये आप किसको गुमराह कर रहे हैं? जी मुल्क की बिल्कुल आवाम को गुमराह कर रहे हैं इस तरीके के जी। SIR से। जी यकीनन देखिए, आप एक बार जो है SIR की बहरहाल किसी भी तरीके से आप इक़्तिदार में तो आ जाएंगे। आपने अपना एक ही एजेंडा बनाया हुआ है कि किसी तरीके से हर हाल में इक़्तिदार से चिमटे रहो, हर हाल में हमको जो है इक़्तिदार से चिमटे रहना। अच्छा ठीक है, आप इक़्तिदार से जो चिमटे हैं, लेकिन अलमिया ये है कि इक़्तिदार से चिमटे रहने के बाद, इस तरह की धांधलियों के बाद, इस तरह के जो है वोट चोरी के बाद, जिसको राहुल गांधी ने वोट चोरी का नाम दिया है, वोट चोरी के बाद आप जो है अब आपका खौफ जो है आवाम से ख़त्म होता। देखिए, हमने यही तो बात की कि जमहूरियत को ख़तरा है। क्या मतलब है जमहूरियत को ख़तरा है? का मतलब ये कि आप भी इस मुल्क में वही हुकूमत चाहते हैं जो कि आपने जो है रशिया में देखी है, जो कि आपने किसी अरब मुल्क में देखी है, जो कि आपने किसी और मुल्क में देखी है। लेकिन दुनिया में जहाँ जहाँ जमहूरियत है वहाँ पे जो है तरक्की है। जहाँ जहाँ आप देखिए, यूरोपीय ममालिक की अगर हम बात करेंगे, अमेरिका की हम बात करेंगे, तो वहाँ जमहूरियत मुस्तहकम है, इसीलिए वो मुल्क तरक्की याफ्ता है। लेकिन जहाँ जमहूरियत मुस्तहकम नहीं है, जहाँ लोगों का गला दबाया गया है, जहाँ लोगों को जालिम मतलब है कि हुक्मरानों ने जो है मजबूर कर दिया है उनके मुताबिक चलने के लिए, वहाँ पे तरक्की जिस तरीके की तरक्की होना चाहिए नहीं है। आम आदमी जो है एक तरीके से वहाँ पे पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक जो है बंधुआ मजदूर बन के रह गया है। तो अब उसी माहौल को अगर बीजेपी ये समझती है कि हम उसी माहौल को इंडिया में लेके आएंगे, तो ये बीजेपी का खाम ख्याली है। हिंदुस्तान एक अलग मुल्क है। आज़ादी के बाद से लेके आज तक हिंदुस्तान में जमहूरियत जो है पनपी है, मुस्तहकम हुई है, तरक्की करते रही है जमहूरियत। और ये मुल्क जमहूरियत को मानता है और जमहूरियत के मुताबिक ही ये मुल्क काम करता रहेगा। तो हमारा जमहूरियत का हवाला देने का मतलब या मकसद यही है कि SIR के नाम पे और जिस तरह की जो है धांधलियों के नाम पे इलेक्शन जीतने की बातें जो हो रही हैं, उन बातों के बीच में जब इस तरह से 40-50 लाख वोटरों के नाम कट जाते हैं। देखिए तभी साहब, सबसे अहम बात यह है कि जब से SIR चल रहा है उस वक्त से ही BOL जो SIR का काम करने वाले जो हैं, BLOs SIR का काम करने वाले लोगों के दबाव, उनके जो है प्रेशर, उनके जो है ख़ुदकुशी या उनके जो है हालात की बातें आ रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि 1.5 महीने में पूरी रियासत के गांव-गांव, गली-गली, घर-घर तक कैसे लोग पहुँचे, कैसे उन्होंने ये डेटा इकट्ठे किया, कैसे जो है क्या फिलवाक़ी ये एक शफ़ाफ़ जो है निज़ाम है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल जब जब SIR होगा तब तब ये सवाल
अपनी जगह रहेगा। अब देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ तो 12 रियासतों में तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है SIR का, 15 तारीख तक ये प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब कहा ये जा रहा है कि अब माबकी रियासतों में SIR की मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें तेलंगाना भी एक रियासत है। तेलंगाना की 2002 की लिस्ट भी जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है जारी कर दी है। 2002 में जो वोटर्स हैं 2002 में जो वोटर्स हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है, और कहा गया है कि 2002 की लिस्ट में जो वोटर्स नहीं हैं उनको सारे डॉक्यूमेंट जो है SIR के तहत सबमिट करने होंगे, दिखाने होंगे। वो जो आएंगे वहाँ पे BLOs जो आएंगे उनको दिखाने होंगे। तो बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि जब जब SIR होगा तब तब जो है इलेक्शन कमीशन पे और जो है BJP सरकार पे उंगलियां उठते रहेंगी, शुबात बरकरार रहेंगी। यकीनन SIR जो है एक जिसको गैर आईनी गैर जमहूरी सियासी जमातों ने करार दिया है, वोट चोरी का एक बेहतरीन हरबा भी उसे करार दिया है। फ़िलहाल नादरीन हमें इशारा मिल गया हमारी बात को इख्तिताम पजीर करना है। चंद अहम खबरें जिसको सरसरी तौर पर मैं तबसरा कर लूँगा। फ़िलहाल जो BJP के कायदीन हैं, BJP के आला कायदीन, BJP के कारकुन चिराग पाए राहुल गांधी के नाम से वो बड़े ही मतलब चिराग पाए राहुल गांधी को कोस रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने बर्लिन में ये कह दिया है, क्योंकि बैरूनी दौरे पर है। हमने देखा 2 दिन कबल योगी आदित्यनाथ जो बहैसियत चीफ मिनिस्टर वो भी उत्तर प्रदेश के असम्बली में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि वह मुल्क को जब कभी भी ज़रूरत होती है तो 2 नमूने हैं, एक उत्तर प्रदेश में रहता है, एक दिल्ली में रहता है, वो जो है हिंदुस्तान के बाहर चले आते हैं। उनका इशारा राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर था, मगर सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के वीडियोज़ और तस्वीर के साथ मीम्स चल रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ का ये जो रिमार्क है वो उल्टा उन पर ही वापस आ गया है। तो बर्लिन में तकरीर करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि BJP जो है हम हिंदुस्तान का आइन जो है उसको ख़त्म करने की तजवीज़ पेश कर रही है, जिसकी वजह से राहुल गांधी के इस बयान से BJP बहुत चरागपा है। केरला में के लीडर्स की जानिब से एक बयान दिया गया है कि जो है एक शख्स दलित नौजवान को मार दिया गया, लिंचिंग का निशाना बनाया गया BJP वर्कर्स के हाथों से। और वो जो वाक़या जो है ये नफ़रत अंगेज़ तकारीर, नफ़रत अंगेज़ सियासत की वजह से ये वाक़या, संघ परिवार की नफ़रत अंगेज़ सियासत की वजह से ये वाक़या केरला में रूनुमा हुआ है, जिसमें एक दलित नौजवान को BJP कारकुनों के हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक खबर बेंगलुरु से भी है जहाँ पर एक चर्च में, हम मुसलसिल कह रहे हैं, अगर आज मुसलमान है तो फिर ईसाई होंगे, फिर उसके बाद जैन होंगे, सिख होंगे, दीगर बरादरी के लोग निशाना बनेंगे। तो देखिए अब इस तरीके का वाक़या बेंगलुरु जैसी जनूबी हिंद की रियासत के राज्य दारुल हुकूमत में ये वाक़या पेश आया है। कुछ लोग जो है एक चर्च में दाखिल होते हैं और चर्च में दाखिल होकर वहाँ पर होने वाले जो ईसाई रसूमात है उसमें मदाखलत करते हैं, हंगामा आराई करते हैं और उन्हें वहाँ के गिरजा घर के जो जिम्मेदार हैं उनको परेशान करते हैं। हालांकि उसके वाक़े के ख़िलाफ़ में शिकायत कर दी गई है, मगर देखिए शुरुआत हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। मुसलमानों के बाद अब दूसरी अक़लियतें भी निशाने पर हैं। नादरीन एक अहम खबर जो है आसाम से है, जहाँ के आसाम के करबी और अंगलोंग जो इलाके हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर तशद्दुद के वाक़यात रोनुमा हुए। खबर ये भी आ रही है कि BJP कायदीन के मकानात को वहाँ पर आवाम ने बरहमी की सूरत में नज़र आतिश कर दिया है, जला दिया है। वो ये 2 इलाक़ों से, करबी और अंगलोंग से जो है आसाम के, ये खबरें मौसूल हुए। तो नादरीन हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें। सियासत TV से जुड़े रहें, सियासत TV की ताज़ा जानकारियों से जुड़े रहें और अब सियासत TV की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।